नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज देख रहे हैं। बढ़िया से देखो सीरीज, आप लोग फॉलो करते रहो। जितने भी फैक्ट हैं, पॉलिटी के फैक्ट कंसेप्ट सब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ में आप एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर लोगे, जो आपके प्री में काफी काम आएगा कि ऑप्शंस कैसे आपको एलिमिनेट करने हैं। तो भैया बस सीरीज अच्छे से फॉलो करो। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो हम लोग 94 तक कर चुके हैं, इस वीडियो से 95 वाले से स्टार्ट करेंगे। एक चीज और, अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ, पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज वाले को सर्च करो और पुरानी वीडियोस भी देखो, तब अच्छे से बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा पुरानी आपके जितने क्वेश्चन। चलो 95 वाला देखते हैं क्या है। इन द केस ऑफ इलेक्शन टू द लोक सभा, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिटेड फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट रिस्पेक्टिवली इज। लोकसभा के चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि क्या है। अब देखो पहली चीज तो ये समझो क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो जब भी हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, अभी आप जानते हो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, रिजल्ट भी आ गया। अब होता क्या है ना, देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। अब मान लो अगर हम उत्तर प्रदेश की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, ये है आपकी, मान लो कानपुर की बात करते हैं, ठीक है। अब कानपुर से आपके 5 जो है कैंडिडेट जो है उन्होंने चुनाव लड़ा। ठीक, 5 कैंडिडेट जो है चुनाव के लिए ये प्रत्याशी रहे, अलग अलग पार्टी से, कुछ निर्दलीय थे। इसमें से जीतेगा कौन? इसमें से जीतेगा आपका सिर्फ एक विनर बनेगा। लेकिन होता क्या है ना, जितने भी आपके प्रत्याशी हैं सबको नामांकन भरना होता है। नामांकन के साथ में कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी रहती है, ठीक है, सिक्योरिटी, सुरक्षा, उसको बोला जाता है सुरक्षा राशि। अब वो सिक्योरिटी कितनी होती है? अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको जमा करना 25,000 रुपए, और अगर आप SC ST हैं तो आपको जमा करना है 12,500 रुपए, आधा है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ऑप्शन करेक्ट आंसर पता लग गया होगा कि जनरल के लिए 25,000 है और आपके SC ST के लिए 12,500 है। अभी जमा इसलिए करवाते हैं क्योंकि बहुत लोग ये होते हैं ना, जो आपके नॉन सीरियस लोग होते हैं, वो भी चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं। मान लो कोई मोहल्ले में कोई आपका नेता बना हुआ है, कोई युवा नेता, ठीक है, या कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझो मोहल्ले में अपना नाम बनाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, उस वजह से आप क्या कहते हैं, चुनाव लड़ जाएगा। उसको पता है उसको वोट नहीं मिलने, लेकिन वो क्या करेगा, वो चुनाव लड़ने चला जाएगा ताकि मोहल्ले में नाम बन जाए। तो ऐसे जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है ना, ये लोग चुनाव लड़ने ना आए, इसीलिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखी गई है 25,000 रुपए जनरल के लिए, 12,500 SC ST के लिए। और अगर इनको जितने भी प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, अगर उनको 1/6 वोट नहीं मिले, 1/6 वोट नहीं मिले टोटल वोटों का, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त भी हो जाती है, फिर वापस भी नहीं मिले, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है जो आपका 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, वो किसके साथ, किसको लेके डील करता था। संविधान का 93rd संशोधन संबंधित है। पहली चीज तो ये आया कब है? ये आया आपके 2005 में, ठीक। और ये संबंधित है आपका आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या SC और ST के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है, इसमें यह करा गया था। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और SC एंड ST इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये बी वाला जो सही है, 2005 में आया, तो इसमें आपका संशोधन करा गया था, जो आर्टिकल 15 है ना आपका, में संशोधन करा गया, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोक सभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। जैसे ऐसा समझो, लोकसभा का चुनाव हुआ तो हर राज्य को एक सीटें मिल रखी उसकी जनसंख्या के आधार पे। जैसे उत्तर प्रदेश की सीटें आपकी सबसे ज्यादा 80, ठीक है, हर राज्य की अलग है। तो कुछ कुछ संशोधन हुआ है। अच्छा, जो 80 है ना, ये भी प्रेजेंट टाइम में 2024 में, लेकिन इसके पहले हमेशा से 80 नहीं रही होंगी, कभी बड़ी भी होंगी आपकी। तो यही बोले जरा कौन से संशोधन से बढ़ी है, तो वो बढ़ी है आपके जो 7th वाला है और 31st वाला, ठीक है, 7वां, और जो आपका 31 80 वाला, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से संशोधन से सीटें बढ़ी हैं हर राज्यों में, तो वो है आपका 7th और 31st। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपकी बात हो रही है फाइनेंस कमीशन की, वित्त आयोग की। पहली चीज तो ये समझो, ये एक आपकी संवैधानिक बॉडी है, ठीक। कौन से? ये आती है आपके अनुच्छेद आर्टिकल 280 के तहत, और हर 5 साल में जो आपके राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, इसका गठन करते हैं। अब देखो फाइनेंस कमीशन का मेन काम ये होता है, जितना भी टैक्स आ रहा है ना आपका, टैक्स आ रहा है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को आ रहा है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार को सिफारिश करता है, रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन, ये टैक्स को कैसे बांटा जाए केंद्र और राज्यों के बीच में, ठीक है। सब कुछ केंद्र सरकार तो रख नहीं लेगी, कुछ बांटना भी राज्य सरकारों को, तो किस हिसाब से बांटना है, किस फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये रिकमेंड करता है।
तो करेक्ट इसमें आपका ऑप्शन पहले तो 2 वाला हो गया कि प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना। ठीक, एक और चीज ये आपका सिफारिश करता है, रिकमेंड, कि अगर राज्यों को कुछ सहायता देनी है, कुछ ग्रांट देना है, ग्रांट का मतलब होता है कि जो पैसा दे दिया वापस नहीं लिया, सहायता देती है केंद्र सरकार, तो वो भी कौन रिकमेंड करेगा, वो भी करेगा आपका वित्त आयोग रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो थर्ड वाला है ना वो भी सही हो गया। तो ये जो दो मेन काम होते हैं, इसी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका बी वाला, 2 एंड 3, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो है सही है इसमें। ठीक, पहली चीज तो क्या बोला जा रहा है कि राज्यसभा लोकसभा में दोनों में आपका नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, गलत है, आप सिर्फ राज्यसभा में होते हैं आपके। ठीक है, फिर क्या है, बोला जा रहा है कि राज्यसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से भैया 2 सदस्यों को नॉमिनेट करना, ये भी गलत है, ये पहले लोकसभा में होता था, फिर इसको लोकसभा से भी बंद कर दिया गया है। फिर क्या है, मान लो कोई नॉमिनेटेड सदस्य, नामित सदस्य है और वो राज्यसभा में, ठीक है, कि राज्यसभा में से नॉमिनेटेड, उनको अगर मंत्री बनाना है तो आप बना सकते हो मंत्री। होता बहुत बार ये है, मान लो कोई नेता जो है चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, अब लेकिन उसकी पार्टी में पहुंच बहुत है, उसको मंत्री बनाना है, तो क्या करा जाता है, उसको राज्यसभा में मनोनीत करा दिया जाता है, नॉमिनेट करा दिया जाता है, फिर जब वो सदस्य हो गया संसद का, फिर उसको मंत्री बना दिया जाता है। तो सी वाला जो है ना ये आपका करेक्ट आंसर है, और डी वाला भी गलत है, ये तो मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ चुनाव के बारे में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़ लो, उसमें मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को अगर हमें बढ़ाना है, सुप्रीम कोर्ट की अगर शक्तियों को बढ़ाना है, घटाना है, तो वो कौन कर सकता है, क्या प्रेसिडेंट करेंगे, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, या आपकी संसद करेगी, या आपका कानून मंत्रालय करेगा। तो देखिए अगर कुछ भी करना होगा ना तो वो कौन करेगा, संसद करेगा आपका, तो करेक्ट आंसर होगा सी वाला। अगर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बढ़ाना है या घटाना है तो वो किसका कार्य क्षेत्र है, वो है संसद का, फिर बहुमत से पास कराना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड की अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे मैप में, ये आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, अब इसमें यहाँ ये तो भैया भारत का ही आपकी यूनियन टेरिटरी, यहाँ के लोग भी हमारे नागरिक हैं, तो इनके लिए भी हाई कोर्ट होना चाहिए डिस्प्यूट के लिए। तो हाई कोर्ट जो है ना इनको दिया गया कौन सा, जो कोलकाता आपका हाई कोर्ट है ना, शहर का नाम कोलकाता है लेकिन हाईकोर्ट अभी भी कलकत्ता है। जैसे इलाहाबाद आपका हाईकोर्ट सुना होगा ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट, लेकिन उसका नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन हाईकोर्ट का नाम अभी भी एक इलाहाबाद है। तो ऐसी जो कोलकाता हाईकोर्ट होगा ना उसका क्षेत्र अधिकार आता है अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कौन सा, कैलकटा हाईकोर्ट, ध्यान रखना। तो कौन सा हो गया करेक्ट आंसर, बी वाला, इनका क्षेत्र अधिकार है। अंडमान का अलग से कोई भी आपका हाईकोर्ट नहीं है। अब आप कहोगे कि चलो ठीक है अंडमान बारे बता दिया, अब आपके लक्षद्वीप आइलैंड भी, वो भी हमारी क्या है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ज्यादा जूम करेंगे ना तभी दिखेगा, जैसे लक्षद्वीप है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो जो लक्षद्वीप है उसका जो हाई कोर्ट है वो आपका केरला हाई कोर्ट, ठीक है, जो केरला में आपका हाई कोर्ट है ना वही होगा आपका लक्षद्वीप, उसका क्षेत्राधिकार लक्षद्वीप। इतनी बात ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो आप खुद सोचो कौन सी आपका वो होगी, अनुसूची होगी, कौन सा शेड्यूल होगा। भैया सबसे पहले अगर देश में संविधान में बात होगी तो यही बात होगी ना कि देश का आपकी टेरिटरी कितना, उसका क्षेत्र कितना है। ठीक है, और उसमें राज्य कितना, यूनियन टेरिटरी कौन सी। तो जो अनुसूची शेड्यूल है वो आपके फर्स्ट वाली, प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची। ठीक है, और इसमें यह बताया गया कि हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितनी आपकी यूनियन टेरिटरी है। इस समय 2024 में आपके टोटल 28 स्टेट्स हैं, याद कर लो, बहुत लोग को पता भी नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते हैं। 28 स्टेट्स हैं और आपकी 8 जो है यूनियन टेरिटरी। ठीक, दिल्ली भी आपकी यूनियन टेरिटरी, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ भी, और ऐसे 8 हैं। अब आगे जो है वीडियोस में बता दूंगा मैं आपको कौन कौन सी है। ज्योग्राफी वाली एमसीक्यू सीरीज में तो बता भी चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कैसे लाई गई, ठीक है, कैसे इंक्लूड कराया गया, ये बहुत हो रही है। ठीक है, तो 9th शेड्यूल जो भारत आपके संविधान में ऐड करी वो करी है 1951 में। अब देखो ये याद कर लो, जो आपकी पहला संशोधन था ना, जो 9th शेड्यूल है वो ऐड हुआ आपके प्रथम संशोधन द्वारा, जो फर्स्ट अमेंडमेंट, संविधान में जो पहला ही संशोधन करा गया था ना उससे क्या ऐड कराया था, 9th शेड्यूल। तो ये जो क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फैक्ट भी, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है भैया पहला अमेंडमेंट बताओ, आप लोग याद करके आओगे, नए वाले वो पहला पूछ लेगा। तो पहले वाले में ऐड हुआ था 9th शेड्यूल। इसका काम ये था, इसमें ऐसे कानून डाल दिए गए थे जो आपके न्यायालय में चैलेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय हुआ क्या था ना, जैसे जैसे आपका
क्या कहते हैं, चुनाव हुआ, उसके बाद में सरकार आई, तो कोई भी कानून जो सरकार बना रही थी ना, तो लोग पहुंच जा रहे थे सीधा सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें कुछ ऐसे कानून रखे गए कि जो अगर कोई भी कानून बनाएगा राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने करी? तो ये कैबिनेट की अध्यक्षता करी थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, 1946 में। अब देखो इंटरिम कैबिनेट होता क्या है, 1946 तक ये पता लग गया था अंग्रेज जो है छोड़ के जाने वाले है और फिर हमें आजादी मिलने वाली, लेकिन कब मिलेगी ये नहीं पता था। मिली आखिर कब? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन तब तक भारत में जो एक सरकार होना चाहिए ना, जो पूरे भारत को जो है संभाले, उसका शासन करे, उसके लिए बनाई गई थी इंटरिम कैबिनेट। इंटरिम का मतलब ही यही होता है जब एक सरकार से दूसरी सरकार बनने जा रही हो, बीच का जो काम है ना वो कौन संभाल रहा है, ठीक है। तो अध्यक्षता किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। तो यही थे आपके क्वेश्चंस। एक चीज और, हमारा यूपी पीसीएस 2024 का पेड ग्रुप चल रहा है, प्री प्लस मेंस का। एक ही जगह पे रह के पूरा सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करिए, हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको एक ही जगह में मेंस आंसर राइटिंग रिकॉर्डेड क्लासेस टॉप एजुकेटर्स द्वारा मिलेगा। आरओ का जो री एग्जाम है उसके लिए भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसे लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। नमस्कार।